जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, गोयला क्लासेस के द्वारा आपके लिए आपकी मेंस राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो आज ही का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू, उससे लिया गया है, जो उसका एडिटोरियल सेक्शन है उससे लिया गया है। ठीक है, तो 30 सितंबर की ये न्यूज़ है, आइए देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडिटोरियल आपको मिलता है, पुश फॉर मोर वुमेन दिस टाइम इन द पुलिस। जैसे कि आप जानते ही हैं, आजकल जो हर जगह महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं 128वां जो संवैधानिक विधेयक है वो पारित हो चुका है। तो इसी वजह से यही आधार बनाकर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो राइटर साहब हैं वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर आप कानून बनाने वालों को आरक्षण दे रहे हैं, खासकर वहां पर महिलाओं का स्थान दे रहे हैं, तो जहां कानून लागू होता है वहां पर भी महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए, कम से कम 33% तो मिलना ही चाहिए। राइट, इसीलिए मुद्दा उठ रहा है। राइट, तो इसकी जो शुरुआत हम करेंगे, हम देखेंगे कि पहले जो 128वां विधेयक है उसको थोड़ा देख लेंगे दोबारा से। ऑलरेडी उसमें वीडियो बन चुका है, तो उसको फास्ट ट्रैक में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे जो भी हमें एक स्टैटिक डेटा मिलेगा, किस तरह से पुलिस विभाग में क्या प्रतिशत है महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले, इस तरह से हम डेटा लेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। राइट, फिर हम अंत में जो सुझाव हैं वो हम देंगे। राइट, तो ये शुरू करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं यहां पर इसका कंटेक्स्ट क्या है। स्टेट्स इन इंडिया नीड टू एक्ट एज डाटा शो दैट द अवेलेबल वुमेन फोर्स इज इनसफिशिएंट इवन इन डीलिंग विद केसेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर दैट आर रिलेटेड टू वुमेन। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि जो राज्य है, राज्य यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है जो हमारे वर्तमान में जो 28 राज्य हैं उनको कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि जो अभी हम डेटा डिस्कस करेंगे, जो भी स्टैटिस्टिक मैं आपके सामने लाऊंगा, तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जो भागीदारी है पुलिस में वो बहुत कम दिखती है। और राज्यों का नाम इसलिए लिया जा रहा है, जैसे कि आप जानते हैं भारत में संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर की बहुत सारी जो विशेषताएं हैं उनमें से एक विशेषता है डिवीजन ऑफ पावर। इसीलिए हमें अनुसूची 7 दिखती है, स्केड्यूल 7 दिखता है, जिसमें केंद्र अपने स्तर पे कानून बनाता है, राज्य अपने स्तर पे कानून बनाता है, जिसको हम परिभाषित करते हैं सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची कहते हैं जिसमें राज्य और केंद्र मिलकर कानून बनाता है। तो यहाँ पर जो पुलिस है, जो पुलिस वाला विषय है, ये आया है राज्य सूची में। तो पुलिस से संबंधित जो भी कानून बनाए जाते हैं वहां पर जिम्मेदार राज्य होता है। इसलिए यहाँ पर राज्य को कहा जा रहा है कि राज्य की जिम्मेदारी है वो कुछ करे। अब यहीं पर मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर हम बात दिल्ली की करेंगे तो दिल्ली जो है वो एक अनुच्छेद 239 AA मैं लिख देता हूं, 239 AA के द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। और वहां पर हमें दिखता है जो दिल्ली है, वैसे तो वो राज्य के अंतर्गत आता है, मैंने अभी आपको बताया, परंतु दिल्ली के लिए वो राज्य में नहीं आता है, वो हमारी जो होम मिनिस्ट्री है केंद्र की उसके अंतर्गत आता है। इसलिए याद रखिएगा दिल्ली अपवाद है, अन्यथा सामान्य तौर पर जो पुलिस है वो आती है राज्यों के पास। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या डेटा आपको मिल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि इन अ फ्यू ईयर फ्रॉम नाउ वुमेन लॉ मेकर्स विल फॉर्म एटलीस्ट 33% ऑफ ऑल लॉ मेकर इन इंडिया। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो कानून बनाया जाएगा, जो हमें आने वाले वक्त पे कानून दिखाई देगा, जो आएगा नया नया कानून, तो वहां पर हमें दिखेगा उसमें कम से कम जो भागीदारी होगी, जो सोच होगी, वो कम से कम 33% महिलाओं की तो होगी। क्यों है? क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि 128वां जो अमेंडमेंट बिल है उसके द्वारा ये जो 33% का आरक्षण है लोकसभा और विधानसभाओं में और दिल्ली की विधानसभा में, वो एक अब संवैधानिक बाध्यता लाएगा, यानी कि मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, ये बात उठाई गई है। आगे देखते हैं। द बिल प्रोवाइड 1/3 ऑफ टोटल सीट्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में और हमारी जो दिल्ली की जो विधानसभा है वहां पर कम से कम 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। और ये जो प्रावधान है आरक्षण का, ये है 15 साल के लिए। ठीक है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसको बढ़ाया भी जा सकता है, बिल्कुल, इसका अधिकार किसको दिया गया है? संसद को।
अब देखिए यहाँ पर जुड़ी हुई एक पिक्चर आपके समक्ष रखी है। मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मेरी जो भी स्लाइड होती है उसमें जुड़ी हुई पिक्चरें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं संबंध रखती हैं। तो यहां से आपको याद रखना है कि जो भी संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो अनुच्छेद 368 के द्वारा किए जाते हैं। और अनुच्छेद 368 में ये एक बात याद रखिएगा कि जो संवैधानिक विधेयक है, संविधान में कुछ चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो हमें क्या दिखता है, अनुच्छेद 368 जो है लोकसभा और राज्यसभा को समान दर्जा देता है। अर्थात धन विधेयक की तरह नहीं, धन विधेयक यानी कि मनी बिल में हमें दिखता है लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति हमें दिखती है राज्यसभा के मुकाबले, परंतु संवैधानिक संशोधन यानी कि अनुच्छेद 368 में हमें दोनों सदन हमारे बराबर दिखते हैं। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। Additionally, this reservation will also extend to the seat reserved for SC and ST and लोक सभा, यानी कि जो ये आरक्षण दिया जा रहा है 33% का, ये आरक्षण आपका जो हमारी SC और ST के लिए जो सीट रिजर्व्ड होती है, SC की सीट और ST की सीट अनुच्छेद 330 के द्वारा, आई रिपीट आर्टिकल 330 के द्वारा लोकसभा में आरक्षित की जाती है और विधानसभाओं में अनुच्छेद 332 के द्वारा। तो इसमें भी क्या होगा, अब इसमें भी ये 33% वाला प्रावधान आएगा। अर्थात अगर SC की सीट 9 है, मान लेते हैं, एक काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूं, तो इसका भी 9 का जो 33% है कम से कम महिलाएं होंगी। राइट, तो ये आरक्षण आपका SC ST में भी आएगा, 330 के द्वारा संसद में, 332 के द्वारा विधानसभा में। राइट, अब देखिए यहां पर आपको एक डेटा दे रखा है, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे 14.4 अभी की जो लोकसभा हमें दिखती है उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व हमें दिखता है वो 14.4 के आसपास है, या आप इसको मीन्स में लिख सकते हैं 14% के आसपास है, 14% के आसपास है, अगर आपको दशमलव के बाद डेटा याद नहीं रहता है। और जब पहली लोकसभा थी तब ये फिगर हमें मिलता है 4.9, 4.9, यानी कि मोटा मोटा 5 के आसपास। तो अगर हम देखें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आज जो 70 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं तो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बड़ा तो है, ठीक है, लोकसभा की बात मैं कर रहा हूं, बड़ा तो है, परंतु जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। राइट, ये बात आपने याद रखनी है और ये डेटा एग्जाम में लिख लेना आपने। आगे देखते हैं। द पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट इज टू इंक्रीज वीमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। जैसे कि आप जानते हैं जो विधेयक लाया गया उसका मेन उद्देश्य क्या है, महिलाओं का भागीदारी हो, जो समाज में हम परिवर्तन लाते हैं कानून के द्वारा, तो उस में कहीं ना कहीं भागीदारी किसकी हो, महिलाओं की। राइट, however as the amendment has caveat, experts are of the view that the earliest this amendment can be implemented is the general election of 2029 provided census 2021। आप सभी जानते हैं कि ये जो विधेयक लाया जा रहा है इसके लिए जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें से एक ऐसा प्रावधान है जो कहता है कि जब नया जनगणना कर ली जाएगी, एक सेंसस कर लिया जाएगा, उसके पश्चात ये निर्धारित किया जाएगा कि ये 33% क्या है। ठीक है, अर्थात सेंसस पे निर्भर करता है ये 33% जो आरक्षण दिया जा रहा है संवैधानिक तौर पे। तो उस आधार पे तो राइटर साहब कह रहे हैं कि अभी देखिए 2021 वाला ही पेंडिंग चल रहा है, तो 2021, अब 2024 अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं, तो ये 2024 के बाद ही ये लोग सेंसस करेंगे। राइट, अब उसको करते करते अब हम ये मान के चलते हैं कि लोकसभा के जो चुनाव 2029 में होंगे, 202 नहीं, वहां पर ये आरक्षण हमें दिख सकता है, वो भी अगर सेंसस हो जाते हैं तब। राइट, तो ये इसका एक लूप होल है, एक कमी है, और ये कम से कम हम ये मान के चलते हैं जो 2029 के जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे या जो विधानसभाओं के होंगे आसपास इसके, उनको तभी मिलेगा। राइट, तो अभी भी इसमें काफी, लगभग मैं कहूंगा 6 साल और हैं इसमें। राइट, अब यहां पर देखिए पिक्चर में लेके आऊं के सामने विलियम सी प्लॉडेन की। ये कौन है? विलियम सी प्लॉडेन ऐसे हैं भारत में जो पहला सिंक्रोनाइज सेंसस हुए थे। अब आप कहेंगे सर ये सिंक्रोनाइज क्या होता है? सिंक्रोनाइज मतलब होता है जब पूरे भारत क्षेत्र में एक साथ जनगणना हुई थी, पहली बार वो इन्हीं ने की थी, विलियम सी प्लॉडेन। राइट,
देखिए एग्जाम में आपसे बड़े प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत में पहला सेंसस कब हुआ था, पहला सिंक्रोनाइज सेंसस कब हुआ था, ठीक है। तो आपने ये डेटा बड़ा अच्छी तरह तैयार करना है, इसीलिए विलियम सी प्लॉडेन का मैं नाम लेके आया हूं, आपने अपने लेवल पे इसमें रिसर्च करनी है, राइट। क्योंकि मैं हर डेटा अगर देता रहूंगा तो ये लेक्चर 3 घंटे का चला जाएगा। मेरा काम है आपको मार्गदर्शन देना, आपका काम है उसमें रिसर्च करना, राइट। तो याद रखेंगे पहला जो सिंक्रोनाइज यानी कि पूरे भारत में जो एक साथ जनगणना हुई थी, सेंसस हुए थे, वो इन्हीं ने करे थे। और भारत में आज भी यही जनगणना मान्य होती है जब पूरे के पूरे सिंक्रोनाइज होते हैं। हालांकि 2011 का जो सेंसस है उसमें हमें सेंसस में कुछ परिवर्तन दिखते हैं, यानी कि जाति आधार पे और आर्थिक आधार पे भी सेंसस किए गए थे, राइट, जो कि अच्छी बात है, राइट। तो ये बात आप समझ पाए होंगे यहाँ पर क्या प्रश्न उठाया जा रहा है, कुछ कमी दिखाई जा रही है। अब आगे देखते हैं, अदरवाइज इंप्लीमेंटेशन विल बी डिलेड टिल द जनरल इलेक्शन 2034। अब सोचिए 29 के बाद भी नहीं हुआ तो फिर कहां चला जाएगा 2034 में, ठीक है, क्योंकि हर 5 वर्ष में हमारे चुनाव होते हैं, आप जानते ही हैं। तो इस तरह की बात उठाई जा रही है। व्हाइल देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द नंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। देखिए राइटर साहब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए कोई सीधा संबंध तो नहीं है, कोई सीधा संबंध नहीं है किसके बीच, जो कानून बना रहे हैं और जो कानून लागू कर रहे हैं, अर्थात सांसद, अगर मैं लोकसभा को लेता हूं, सांसद और इधर पुलिस वाले। अब मुझे बताइए आप, 33% अगर महिलाओं का योगदान होता है कानून बनाने में, तो यहां पर हो सकता है वो महिलाएं जो हैं कुछ ऐसे कानून बनाएं जिसमें महिलाओं का हस्तक्षेप ज्यादा हो। उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे पॉक्सो अधिनियम है 2012 का, उसमें जैसे कोई छोटी बच्चों के साथ अगर कोई रेप कर देता है, जैसे उज्जैन की घटना आपने देखी होगी, काफी इस समय काफी चर्चित है, उसमें 12 साल की युवती के साथ बलात्कार किया गया, शर्मसार घटना है और गोयला क्लासेस इसकी निंदा करता है। तो ऐसी कोई वाक्य होते हैं तो वो जो 12 साल की बच्ची है उसकी जो काउंसलिंग है वो केवल महिला करेगी, उसकी जो शिकायत है वो महिला ही दर्ज करेगी। इस तरह के हमें प्रावधान देखते हैं आने वाले समय में। तो महिलाओं का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो महिलाएं कहीं ना कहीं ऐसे कानून लाएंगी जिसमें हमें महिलाओं का योगदान दिखेगा। अब ऐसा मानते हैं ये कानून बनता है जिसमें महिलाओं का योगदान ज्यादा है, परंतु अब ऐसा कहां होगा कि भैया पुलिस में भी महिलाओं को बढ़ा दो, क्योंकि पुलिस तो राज्य का मुद्दा है। तो इसीलिए यहां पर राइटर साहब कह रहे हैं कि एक प्रत्यक्ष हमें संबंध नहीं दिखता है कि 33% अगर लोकसभा में बढ़ा है तो ये जो पुलिस जहां काम कर रही है वहां पर भी अपने आप महिलाएं बढ़ जाएंगी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये बात उठाई जा रही है, बहुत गहरी बात है, मेंस में जरूर लिखना है। द नंबर ऑफ वुमेन इन दिस गिव्स अ फेयर आइडियाज अबाउट हाउ रिप्रेजेंटेटिव दिस इंस्टीट्यूशन आर द सोसाइटी दे प्रेजेंट। यानी कि देखिए इंस्टीट्यूशन से यहाँ तात्पर्य है, जैसे जब गोयला क्लासेस में आप देखिएगा कि जो एनसीईआरटी की पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें इंस्टीट्यूशन की बात मैंने की है। इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे आपका जो पुलिस विभाग है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, जितने भी विभाग होते हैं वो एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, संसद आपकी इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक पद आपके इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो यहां पर ये कहा जा रहा है, खासकर ये पुलिस की बात की जा रही है कि जो संस्थान है, अब उसका डेटा आपके समक्ष आने वाला है, तब आपको पता चलेगा कि असल में मुद्दा क्या है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक पुलिस थाना है, तो ये भी क्या है, एक संस्थान की कैटेगरी में आता है, राइट। और जो भी कानून का उल्लंघन करता है तो वहां पर फिर ज्यादा पिक्चर में कौन सा आता है, यही संस्थान आता है, कौन, पुलिस वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, रिजर्वेशन एक्चुअली अवेलेबिलिटी इन द पुलिस। अब आपको पुलिस में क्या आरक्षण है, क्या है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा मिलने वाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। मोस्ट स्टेट्स हैव अ पॉलिसी टू फिल अप 32 और 33% ऑफ वैकेंसी पोस्ट विद वुमेन इन देयर पुलिस फोर्सेस थ्रू हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। देखिए जो क्षेत्रीय आरक्षण होता है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उसके द्वारा ज्यादातर ये प्रावधान होता है राज्यों के लिए कि वो क्या करते हैं कि लगभग मोटा मोटा 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को देते हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे सर ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है ये क्या होता है? देखिए रिजर्वेशन 2 तरह के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब आप जानते हैं, अगर मैं ज्योग्राफी में बात करूं, जिसे जो लैटिट्यूड होते हैं, जो अक्षांश होते हैं, वो हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये चीज हॉरिजॉन्टल होती है, और वर्टिकल मतलब जो हमारे देशांतर होते हैं, लॉन्जिट्यूड। तो ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए ज्यादातर आपके जो आरक्षण होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। जैसे एससी को कितनी सीटें मिली हैं, राइट,
एसटी को कितनी सीटें मिली हैं, ओबीसी को कितनी सीटें मिली हैं, इस तरह से आरक्षण आपको दिए जाते हैं, राइट। तो आप देखेंगे यहां पर मानते हैं 3 सीटें एससी की हैं, 2 सीटें एसटी की हैं, 4 सीटें ओबीसी की, इस तरह का आपको मिलता है ना। तो ये हो गया आपका वर्टिकल। अब इसी में क्या है कि अगर इन 3 सीटों को भी मैं ऐसे विभाजित कर देता हूं 2 में, कि 3 सीटों में क्या होगा, जो महिलाएं हैं, जो वुमन है, उनको 1 सीट दी जाएगी और जो हैंडीकैप है उसको 1 सीट दी जाएगी। यानी कि इसी 3 सीटों में मैं जब फर्दर डिवीजन कर देता हूं इस वे में, ठीक है, जैसे एससी में वीमेन को दे दिया, हैंडीकैप को दे दिया, इस फॉर्म में, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल क्या है, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, राइट। तो यहां से हमने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल के आधार पर ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को कम से कम 30% आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि जनरल कैटेगरी में भी महिलाओं को काट सकते हैं आरक्षण देने के लिए, एससी में भी काट सकते हैं, ओबीसी में भी काट सकते हैं, इस तरह से। तो ये एक माना जाता है कि राज्य इतने प्रतिशत आरक्षण देगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया, द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन द स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 10% इन सम स्टेट। अब कुछ राज्यों में हमें दिखता है ये जो आरक्षण है ये केवल 10% है, कुछ राज्यों में। कितना? 10% हमें ये दिखता है। अब हम उठाएंगे ऑथेंटिक डेटा। मीन्स में ऐसा नहीं है कि आपने अपने मन से लिख देना है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी का पता ही नहीं चलता। पहले आप जो पब्लिशर होते हैं जो उनका नाम लिखिए और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लिखिए। यहां पर देखिए, डाटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन बाय दी, जिसे हम कहते हैं बीपीआरडी, यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पब्लिकेशन करता है पुलिस पे। देखते हैं क्या क्या कहता है। शो डेट द टोटल अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस इंक्रीजेस बाय अबाउट 7.48% इन द लास्ट 5 ईयर। यानी कि पिछले 5 सालों में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है वो लगभग बढ़ा है 7.48। मैंने ये नहीं बोला कि कुल 7.48, मैंने बोला बढ़ा है 7.48। तो ये तो अच्छी बात है। आइए आगे देखते हैं। दैट इज फ्रॉम 1926 लाख एज ऑन जनवरी 2017 टू 20.70 लाख ऑन जनवरी 2021। ये डेटा आपका 2017 से 21 के बीच का बता रखा कि पुलिस की संख्या इतनी बड़ी है। अब हम देखेंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द स्टेट पुलिस फोर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, विच इज अबाउट 7.28% एंड 10.4% ऑफ द टोटल अवेलेबल फोर्सेस। ठीक है, आपने क्या याद रखना है, ये तो आप समझ गए होंगे पिछले 5 साल का डेटा है, राइट। अब आप टोटल की बात की जाए, यानी कि भारत में जितनी पुलिस फोर्स है, वो है आपकी 10.47 जो प्रतिशत है वो महिलाओं का है। जितने भी राज्य है भारत में, जितनी कुल पुलिस फोर्स है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 10.47%। अब ये भी क्या है, पिछले 5 सालों में 7.48 बढ़ा है, तब जाकर कितना पहुंचा है? 10.47%। आप समझ सकते हैं, राइट। जो बीच का डेटा है आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें याद भी तो रखना है, तो हम स्मार्ट खेलते हैं, राइट। तो आप समझ पाए होंगे, अभी भी 7.48 बढ़कर भी अभी भी कितना है? 10.47। बड़ा भी है परंतु उतना नहीं बड़ा है जितनी मांग है। आगे देखते हैं। दो द डेटा ऑफ द ईयर 2021 हैज नॉट बीन पब्लिश्ड, क्योंकि जनगणना हुई नहीं और अभी भी यहां पर भी इनका पब्लिकेशन नहीं हुआ है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स informed the Rajya Sabha in February 2023 that the representation of women in the police force remained at 11.7% of the total police force। देखिए यहां पर MHA का, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि गृह मंत्रालय का भी डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अनुसार 1 जनवरी 2022 तक जो पुलिस विभाग में जो महिलाएं हैं उनका कितना है भागीदारी? 11.7%, 11.7%। बहुत कम। 33% तो जो कानून बनाएंगे उसके लिए मुद्दा उठाया जा रहा है, लागू करने वाले में तो और चाहिए ना यार। तो यहां पर कितना आ रहा है सर? 11.7%। और आप यहां पिक्चर देख पा रहे होंगे, भारत की पहली IPS महिला अधिकारी किरण बेदी जी, राइट। ये पिक्चर आपके सामने रखिए। आगे देखते हैं। BPRD की रिपोर्ट है, ठीक है, जनवरी 2021 की रिपोर्ट है इनकी। A few states such as Kerala, Mizoram, Goa do not have a police
of reservation for women in the police force, but women representation in the state is varies belong between 6 से 11%। यानी कि केरला, मिजोरम और गोवा में इनके वहाँ राज्य ने ऐसा कोई भी कानून नहीं बना रखा है जिसमें ये पुलिस विभाग में महिलाओं को आरक्षण देते हैं। फिर भी बिना आरक्षण देते हुए भी इनका जो दर है, जो 3 राज्यों का जो औसतन दर है, वो किस किस के बीच है? 6% से 11%, बिना कोई आरक्षण देने के बावजूद। बिहार की बात करें, बिहार प्रोवाइड्स 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड 3% फॉर बैकवर्ड कास्ट वुमेन, बट द एक्चुअल नंबर ऑफ वुमेन इन द फोर्स इज अबाउट 17.4। अब देखिए, बिहार का आरक्षण देने के बावजूद भी बिहार की जो राज्य सरकार है उसने 35% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए रखा है। फिर भी जो इसका रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है कि बिहार में केवल 17.4% ही क्या है महिलाएं पुलिस में, राइट। और गोवा, केरला, मिजोरम में कोई भी आरक्षण नहीं है, तब भी वहां पर हमें क्या दिखता है? 6 से 11%। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि अगर बिहार में, यानी कि हम किसी भी राज्य को नाम नहीं लेते हैं, ऐसे मानते हैं कि ऐसा राज्य जो आरक्षण देने के बावजूद भी उसके पद नहीं भरे जा रहे हैं महिलाओं के, तो वो आरक्षण तो दे रहा है पर वो वर्टिकल आरक्षण दे रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं दे रहा है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल आरक्षण का एक फायदा ये होता है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग उस सीट को नहीं भर पा रहा है तो जनरल कैटेगरी को अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, ज्यादा कोई आपसे पूछेगा नहीं कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, क्या, डोंट वरी। इतना याद रखिएगा कि ज्यादातर जो राज्य हैं वो ज्यादा आरक्षण वर्टिकल में दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में नहीं दे रहे, ठीक है। और इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अगर साधारण तौर पे हम देख सकते हैं कि आरक्षण देने के बावजूद भी अगर वो पद नहीं भरे जा रहे हैं तो यानी कि उसका क्या अंदाजा है कि महिलाएं ज्यादा भाग नहीं ले रही हैं, और अगर ले रही हैं तो जो एक फिजिकल होता है, जो कम से कम आपको फिजिकल निकालना पड़ता है, वो वहां की महिलाएं नहीं निकाल पा रही हैं। और कारण कुछ भी हो सकता है वहां महिलाओं का ज्यादा ध्यान नहीं है, या वहां की जो संस्कृति है वो महिलाओं को ज्यादा अलाउ नहीं करती है। तो ये देखिए आप पर है, क्योंकि मेंस में आपका अपना विवेक भी तो चलता है, राइट। मेन मुद्दा क्या है? राज्य आरक्षण दे भी रहा है, फिर भी वो जो प्रतिशत है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं, जो मैंने कुछ आपको बताया, राइट। देखिए मेंस राइटिंग क्या होती है, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं आपको 10 पॉइंट बता रहा हूं, तो आपको 5 भी समझ में आ रहे हैं, जो आपके बेस्ट समझ में आ गए आपको, आपने उनको नोट कर लेना है, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं, चंडीगढ़ का देखते हैं। चंडीगढ़ पुलिस की आप फोटो देख सकते हैं, ये चंडीगढ़ की ड्रेस है, ठीक है। चंडीगढ़ हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वुमेन, यानी कि पूरे, अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश लूं या राज्य लूं, पूरे भारत में चंडीगढ़ जो है उसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वुमेन है 22%, यानी कि चंडीगढ़ टॉप पे है, 22% है। फिर भी जो एक 33% हम कह रहे हैं उससे भी कम है, परंतु टॉप क्या है? चंडीगढ़ 22% महिलाएं हैं चंडीगढ़ पुलिस में। वाइल जम्मू एंड कश्मीर का सबसे कम है, वो है 3.3% है जम्मू एंड कश्मीर का सबसे कम, राइट। हिमाचल प्रदेश का आप देखिए, उन्होंने भी कोई आरक्षण को नोटिफाई नहीं किया है, महिलाओं के आरक्षण के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मतलब नोटिफाई नहीं किया गया, बताया नहीं गया। फिर भी हमें देखता है 20% वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल आर फिल्ड बाय वुमेन। ये अच्छी बात है, बिना, हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि बिना नोटिफाई करने के बावजूद वहां पर जो महिलाएं हैं वो 20% है। Though the MHA has repeatedly asked state to increase the representation of women in the police force 33%, the actual availability remain low. अब जो गृह मंत्रालय है केंद्र का, वो बार बार आग्रह करता है राज्यों से कि भैया आप जो आरक्षण है महिलाओं को वो ज्यादा दीजिए, जिससे कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो पुलिस विभाग में कम से कम 33% तो हो, या कहीं ना कहीं तो बढ़े, राइट। Many states do not have a permanent police recruitment board and do not have a free hand to undertake recruitment at regular interval. जैसे बोर्ड्स होते हैं ना, जैसे आपका CBSE बोर्ड है, इस तरह से सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है। जैसे बोर्ड होते हैं, जो एक तरह के संस्थान होते हैं जिनका जो कार्य होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। अब अगर कोई निश्चित संस्थान आपने बना रखा है तो उससे फायदा क्या होता है? वो रेगुलर विज्ञप्ति ला सकता है और उसमें ध्यानपूर्वक कार्य कर सकता है अगर वो निश्चित संस्थान है। अब आपने कोई, मानते हैं बहुत से राज्य क्या करते हैं, आपने जो लोक सेवा आयोग है उसको अलग अलग कार्य दे देते हैं, मतलब वो आयोग आपका
पोस्ट भी निकाल रहा है, कुछ और कार्य में भी उसको लगा दिया है, तो उस वजह से क्या होता है, वहां काम डिले हो जाता है। तो एक निश्चित बोर्ड बना के ये फायदा होता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता है। तो इसलिए केंद्र सरकार बार बार राज्यों से आग्रह करता है कि आप बोर्ड तो बनाइए एक निश्चित, जिसका काम यही हो, परंतु बहुत सारे राज्य इसमें कार्य नहीं करते हैं, सुनी की अनसुनी कर देते हैं, ये आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं क्राइम डेटा एंड नीड फॉर वुमेन पुलिस। अब देखते हैं विद क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड वेरियस अमेंडमेंट इन दीज लॉ। सर्टेन रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट आर टू बी मैंडेटरी रिकॉर्डेड एज वुमेन पुलिस। अब देखिए ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, पहले तो ये पिक्चर देखिए, पिक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा, महिला ने अपराध किया है तो उसे गिरफ्तारी महिला ही करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो कानून बनाने का जो सीआरपीसी होती है हमारी, ठीक है, ये जो कानून बनाए जाते हैं क्रिमिनल लॉस, ये हमारे समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची से मेरा क्या तात्पर्य है, यहाँ पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। और यहाँ पर हमें ऐसे भी कानून काफी दिखते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि भैया अगर महिलाओं के साथ गलत होगा, जैसे मैंने आपको पॉक्सो अधिनियम 2012 का बताया था, जिसके तहत ये होता है कि महिला किसी के साथ बलात्कार हो जाता है तो वहां पर जो है ज्यादातर उसकी काउंसलिंग महिलाएं करेगी, उसकी गिरफ्तारी जो भी है मतलब। और ऐसे भी कानून है कि जहां पर महिलाएं अगर कुछ आपराधिक गतिविधियों में फंसी हुई हैं तो वहां पर महिलाओं की गिरफ्तारी महिलाएं करेंगी, इंटेरोगेशन महिलाएं करेंगी, ठीक है। तो अब आप देखिए ऐसे कानून तो बनते हैं, परंतु अभी भी हमें दिख रहा है कि महिलाओं का प्रतिशत कम ही है, राइट। चंडीगढ़ सबसे ज्यादा है 22%, ये आप देख रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो data, about 10% of the total crime defined under the Indian Penal Code was committed against the woman and about 5.3% of total arrest person in 21। देखिए NCRB का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, वो कहता है कि जो जितने भी क्राइम हुए हैं, जितने भी अपराध होते हैं जो आईपीसी में हमारे बताए गए हैं, तो आईपीसी में जितने भी अपराध को परिभाषित किया है उसका 10% अपराध हुए हैं। उन 10% में भी जो अपराधी है वो हुए हैं 5.3% महिलाएं। ध्यान दीजिएगा, फिर मैं कह रहा हूं आईपीसी में जितने भी अपराध बताए हैं उसका 10% जो अपराध हुए हैं वो महिलाओं के विरुद्ध हुए हैं। अपराध किसके विरुद्ध हुए हैं? महिलाओं के विरुद्ध। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, जैसे बलात्कार जो होता है वो महिलाओं के लिए ज्यादा है, राइट। और वहां पर भी, उसमें भी हमें आगे क्या डेटा मिल रहा है कि जो 5.3 अपराध किए गए हैं उसमें महिलाएं शामिल है। अब देखिए अपराध चाहे महिला के साथ हो तो महिला की जो जांच पड़ताल है, महिला के जो बयान है वो तो महिला ही लेगी, और अगर अपराध महिला कर रही है, राइट, तब भी तो उसकी गिरफ्तारी महिलाएं ही करेगी। तो दोनों ही कंडीशन में हमें यह पता चल रहा है कि हमें ज्यादा जरूरत किसकी है? महिला पुलिस कर्मी की। आप समझ पाए होंगे। आगे क्या कहता है? Therefore the available women forces is insufficient even in dealing with the cases। यानी कि जैसे कि मैंने बताया, इतना है, महिलाओं के साथ क्राइम हो रहे हैं, महिलाओं द्वारा हो रहे हैं, दोनों में महिलाएं चाहिए, परंतु पुलिस फोर्स में जो महिलाएं हैं उनकी कमी है इसकी तुलना में। वुमेन आर ऑल्सो नीडेड फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड डे टू ड्यूटीज। यानी कि वुमेन की जरूरत, महिलाओं की जरूरत केवल कानून बनाने में ही नहीं है भैया। कानून में जो कानून लागू होता है, कानून की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे गिरफ्तारी, इस तरह की, वहां पर भी तो महिलाएं चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये पॉक्सो अधिनियम जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर ये बात उठाई है, तो इसमें ज्यादातर जो है महिलाओं के लिए ज्यादा है ना ये। अब अपराध महिला के साथ हो या अपराध महिला ने किया है, दोनों ही स्थिति में हमें महिलाएं चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज अनडिस्प्यूटेड दैट वुमेन कैन हैंडल एनी असाइनमेंट इन अ पुलिस इंस्टीट्यूशन। यहां पर देखिए थोड़ा एक मोरल बात कर रखी है कि भैया ऐसा आप कभी भी ना सोचे कि महिलाएं पुलिस का काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, पहली भारतीय महिला आईपीएस किरण बेदी जी को आप जानते होंगे, किस तरह से इनको कितने पुरस्कार मिले हैं, किस तरह से जहां भी इनकी पोस्टिंग हुई है इन्होंने कैसा काम किया, आप एक बार रिसर्च करके देखिएगा तो ये तो प्रश्न नहीं उठेगा कि महिला नहीं कर पाएगी इसलिए हमने कम रखा है महिलाओं को, ठीक है। ये तो कोई भी तर्क नहीं है। दे हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी आपको इस वाले के, क्योंकि लोकतंत्र, देखे यहाँ पर लोकतंत्र का मैंने एक पिक्चर लगाया है। अगेन एल्स है, लोकतंत्र से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी का डेटा है वो गोयला क्लासेस में अपलोड है, आप एक बार जरूर चेक करिए। तो उसमें डेमोक्रेसी को मैंने बता रखा है। फिलहाल मैं फिर बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी की काफी विशेषताएं होती हैं, उसमें से एक प्रमुख विशेषता होती है कि समाज का जितना भी वर्ग है उसको बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। अब समाज का जितना वर्ग है, यानी कि पुरुष और महिला, वर्ग समाज का पुरुष और महिला, तो भैया महिलाओं को भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए।
यह है खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की। आगे देखते हैं, एफर्ट मस्ट, अब यहां से आपका है मेंस राइटिंग का, जो आपने एक समाधान देना होता है, सजेशन देना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप क्या कहेंगे, पुलिस बीइंग स्टेट, अब आप जानते हैं राज्य एक स्टेट की परिभाषा आपको अनुच्छेद 12 में मिलती है, तो वहां पर जो पुलिस होती है वो भी आपके राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आती है। तो पुलिस बीइंग स्टेट सब्जेक्ट, अब देखिए वो तो मैंने बताया आपको, पर पुलिस जो है वो कौन से स्टेट सब्जेक्ट में आती है, वो आती है 7th शेड्यूल के राज्य सूची में। मतलब यहां पर बताया जा रहा है जो पुलिस है वो किसकी दायरे में आता है, राज्य के, क्योंकि वो राज्य सूची का एक मुद्दा है, ठीक है। टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहां पर हम कह रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो क्या करती है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए हैं एमएचए ने, राइट, 2018-19 के समय पे फाइनेंशियल ईयर में, कि इन्होंने क्या था कि 10% जो रिजर्व है वो फर्स्ट ईयर दिया था और 20% जो है वो बाद में दिया था। मतलब कहने का मतलब है, ये डेटा आपको याद भी नहीं होगा तो आपने क्या लिख देना कि एमएचए क्या करता है, अपने लेवल पे फाइनेंशियल हेल्प करता है कि पुलिस में क्या हो, कहीं ना कहीं पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हो, पुलिस का विकास हो, फंडिंग की कमी ना हो, ठीक है, फंडिंग की कमी ना हो। तो विकास होने से क्या मतलब है, अब आपको किस तरह इसका महिला से क्या मतलब है, अरे पुलिस का विकास होने का मतलब क्या है, थानों में एक सेपरेट टॉयलेट बनाया जाए, ठीक है, एक राइट टू प्राइवेसी होती है, महिलाओं का अपना समस्याएं होती हैं, तो वो अलग से टॉयलेट होता है मेल, और अगर पैसा ज्यादा है तो आप महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट बना सकते हैं, राइट। इस तरह के मुद्दे आप समझ पाएंगे, तो ये बात उठाई जा रही है, ठीक है। तो यहां पर आप सजेशन दे सकते हैं कि एमएचए ने जो आपको पैसा देता है वहां पर से आपने कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी उस पैसे को खर्च करना चाहिए, जो आपको फंडिंग दी जाती है, ठीक है, जो बजट आता है। आगे देखें, मर्जिंग वुमेन पुलिस स्टेशन विद द रेगुलर पुलिस वॉज वन सच रिफॉर्म, एस्टैब्लिशिंग द पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये देखिए मैंने बताया था, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एक बोर्ड स्थापित नहीं किया है। तो आप क्या करिए, एक बोर्ड को स्थापित करिए जो निश्चित होगा इसी काम के लिए, जहां पर रिक्रूटमेंट होगा महिला पुलिस का, राइट। तो ये चीज है। अनदर सच रिफॉर्म, मैनी स्टेट्स वर नॉट एंथुसियास्टिक अबाउट द इम्प्लीमेंटिंग दिस, यानी कि ये जो कंक्लूजन, माफ कीजिएगा, ये जो सजेशन जो एमएचए ने भी दिए हैं, जो हम इसको ले रहे हैं, ये एमएचए ने भी दिए हैं कि आपने ये करना है, परंतु कोई भी जो राज्य है इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, बिल्कुल मजाक में ले रहा है, ठीक है, अनदेखा कर रहा है। द एमएचए ऑल्सो प्रोवाइडेड अ स्पेशल ग्रांट टू एनकरेज स्टेट्स टू एस्टैब्लिश अ वुमेन डेस्क इन एवरी पुलिस स्टेशन, यानी कि एमएचए ने ये भी कहा था कि हर थाने में एक कोना महिलाओं का भी होना चाहिए। मतलब कोई महिला को कोई शिकायत है तो वो पुलिस थाने आई है तो वो कुछ निजी बातें होती हैं तो वो सीधे महिला डेस्क जो है, वुमेन डेस्क जो है, उस वहां पर जाए, हर थाने में ये होना चाहिए, राइट। ये एमएचए की तरफ से है। बट देयर आर नॉट इनफ वुमेन पर्सनल टू हैंडल देम इन डिस्ट्रिक्ट। अब हर थाने में, अब एक डिस्ट्रिक्ट में कितने थाने हो सकते हैं, तो हर थाने में इसको कोई करना भी चाहेगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो भागीदारी है पुलिस में वो कम है। तो जब महिलाएं नहीं है तो वो वुमेन डेस्क लगा के फायदा क्या होगा, राइट। MHA also has a special provision in modernization plan to build a separate toilet for women staff, ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। और क्रैच फैसिलिटीज, अब जैसे महिलाएं होती हैं, ठीक है, अब ऐसा थोड़ा है कि पुलिस की महिलाएं शादी नहीं कर सकती, अब शादी करेंगे तो उनके बच्चे भी होंगे, अब छोटे बच्चे हैं, अब जो मैटरनिटी लीव होती है वो 6 माह की तो होती है, अब 6 माह के बाद तो आपको आना ही पड़ेगा। तो क्रैच का मतलब होता है जहां पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रखने की व्यवस्था होती है, वहां पर ऐसा नहीं है कि, है ना, महिला कैसे करेगी ड्यूटी जब उसका बच्चा घर पे है, तो बच्चा सामने रहे और क्रैच की व्यवस्था हो, तो ये सब भी हो तो जो महिलाएं हैं वो सही से काम कर पाएंगी, ठीक है। तो ये भी है, राइट। तो ये देखिए कुछ आप देख रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये सजेशन दिए हैं, वो हम भी इसको कॉपी कर सकते हैं और हम मेंस में ये भी लिख सकते हैं कि एज पर एमएचए ये सजेशन दिया गया है, ये सजेशन दिया गया, राइट। एफर्ट शुड बी मेड टू एनकरेज फॉर वुमेन टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, यानी कि कुछ प्रयत्न करने चाहिए कि पुलिस में महिलाएं आए। फॉर दिस अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट एंड अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर मिनिमम नेसेसिटी, यानी कि कंडक्टिव मतलब उनके अनुकूल माहौल बना जाए, जैसे कि मैंने बताया सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, एक प्राइवेसी रूम होनी चाहिए, एक जैसे क्रैच होने चाहिए, जैसे सैनिटरी पैड्स होते हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। इस तरह का जो महिलाओं की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल होना चाहिए, राइट। आगे देखेंगे यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट। अब एक क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक वो बताता हूँ, आप एक संवैधानिक तौर पे इसमें नियम दे सकते हैं। जैसे आपको पता है, मैंने कहा है कि लोकसभा राज्यसभा हमें संवैधानिक जब संशोधन होता है तो उनमें दोनों का दर्जा एक सा ही दिखता है। आमतौर पर हमें दिखता है कि लोकसभा ज्यादा प्रभावशाली है राज्यसभा के, ठीक है। एक आधार आप ये भी कह सकते हो, संख्या में जो है लोकसभा ज्यादा है,
545 और ये लोग 245 राज्यसभा। परंतु राज्यसभा का भी एक विशेष अधिकार है। जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस की बात हो तो राज्यसभा उसमें अकेले काम कर सकता है। जैसे राज्य सूची में कोई कानून बनाना है, राज्य सूची में अगर केंद्र कानून बनाना चाहती है तो वहां पर राज्यसभा का हस्तक्षेप होता है, राज्यसभा ये करवा सकता है। तो राज्यसभा ने इनिशिएट कर जो पुलिस बैठा हुआ है, पुलिस से संबंधित एक कानून बना दिया जाए संसद द्वारा, जो कहीं ना कहीं अगर कोई कानून संसद बनाती है तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, पूरे के पूरे राज्य में बाध्यता हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो सकता है, या एक और तरीका है संवैधानिक संशोधन में ये बात डाल दी जाए, संवैधानिक संशोधन करके, क्योंकि संसद के पास ये शक्ति है कि संविधान में संशोधन कर दें और कुछ ऐसा एक संवैधानिक कानून बना दे जो ये तय कर दे कि पुलिस में भी 33% क्या है, महिलाएं होनी चाहिए। तो उससे होगा क्या, फिर ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब सभी राज्यों को मानना पड़ेगा। तो ये भी तरीका आप दे सकते हो। ये बात यहीं पर उठाई जा रही है कि इस तरह का एक पुलिस अधिनियम बनाया जाए। पुलिस अधिनियम में वो आपका संवैधानिक अधिनियम भी हो सकता है, जैसे जो सांसद हैं या जो विधायक हैं उनके लिए कानून संवैधानिक बन रहा है तो इसलिए हर राज्य मानेगा, बाध्यता हो जाएगी। वैसे ही पुलिस के लिए भी बनाया जाए, ये बात उठाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। और आगे देखिए, एवरी स्टेट शुड हैव अ रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि रिक्रूटमेंट बोर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, वो बोर्ड की जिम्मेदारी केवल क्या होनी चाहिए, पुलिस की नियुक्ति, महिला पुलिस की, ठीक है। तो इसको भी आप संवैधानिक बना दीजिए, जस्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल 128 अमेंडमेंट जो हो रहा है, ठीक है। तो एक संवैधानिक संशोधन जो 128 बिल में है उसमें ये प्रावधान भी डाल दीजिए। ये बात राइटर साहब उठा रहे हैं। तो देखिए, राइटर साहब ने जो भी मुद्दे उठाए, बहुत गहरे मुद्दे उठाए हैं, बहुत स्टैटिक डेटा दिया है। ये डेटा आपने अपने मेंस में इस्तेमाल करना है और कुछ बातें मैंने अपने एंड से आपको बताई हैं तो वो आपने सोचनी है और अपने हिसाब से उसमें लिखना है, राइट। तो देखिए, ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे किस तरह से आज ही का न्यूज़पेपर है, तो उसको पढ़ने में भी समय लगता है, प्रयास लगता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये मात्र आपको पड़ेगा, ये कोर्स जो है IAS का जो प्रारंभ कोर्स है, जो फाउंडेशन बैच है आपका, जिसमें आपको मजबूत किया जाएगा, मात्र आपको पड़ेगा 2,999। अन्यथा ये जो है ये 5,999 का है, परंतु इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है, जो मात्र आपको बिलो 3,000 2,999 का पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं किस लेवल में आपको पढ़ाया जा रहा है, राइट। ये आप देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो एग्जाम रिलेवेंट जो भी इसमें डेटा होता है यहाँ अपलोड कर दिया जाता है। तो आप इस लिंक के द्वारा ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और ये जितना भी मैटर है उसको डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, राइट। ये हमारा टेलीफोन नंबर है, राइट। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, 24/7 अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी है वो रिजॉल्व की जाएगी। ये हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, जिसे आप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए, राइट। ये हमारी वेबसाइट है, आप देख रहे होंगे UPSC IAS का कोर्स है, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान सिविल सर्विसेज, उत्तराखंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारी वेबसाइट में अलग अलग डोमेन है, हमारे पास एक्सपर्टीज हमारी, तभी हम इतना कर पा रहे हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, ये वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल कर लेना है, आप पर रिवर्ट बैक आएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट करिए, राइट, क्योंकि आपके कमेंट क्या होते हैं, अगर वो अच्छे होते हैं तो हमें प्रोत्साहित करते हैं, नेगेटिव होते हैं तो वो हमें और इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो यहीं से ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।